हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको लीनियर अलजेब्रा के की पॉइंट समझाऊंगा। तो पूरी वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। तो लीनियर अलजेब्रा के 4 यूनिट के की पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो पहला की पॉइंट क्या है कि जो आपका पहले तो पता होना चाहिए वेक्टर स्पेस किस पर डिफाइंड होता है। तो जो वेक्टर स्पेस होता है वो डिफाइंड होता है फील्ड, और फील्ड क्या होते हैं हमारे क्यू, आर और सी। ध्यान रखना, क्यू ओवर क्यू हमेशा वेक्टर स्पेस बनता है, आर ओवर आर हमेशा वेक्टर स्पेस बनेगा, और सी ओवर सी भी हमेशा वेक्टर स्पेस बनेगा। अपने सब फील्ड पर सब स्पेस बन सकता है, अपने आप पर सब स्पेस बन सकता है, पर अपने से बड़े फील्ड पर सब स्पेस नहीं बनेगा। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो ये फील्ड की डेफिनेशन है। वेक्टर स्पेस किस कंडीशन बनता है उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। मेन आपको ध्यान रखना है क्या कि एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, और या फिर अपने सब फील्ड पर। इस चीज को ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्स नंबर किसी पे भी बन सकता है अपने सब फील्ड पर ही। और छठवां से पॉइंट जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ अ रियल नंबर्स। और ये भी सातवां पॉइंट याद रखना, क्यू रूट टू में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, तो ए प्लस बी रूट टू टाइप के एलिमेंट होंगे। तो ये हमेशा वेक्टर स्पेस बनता है ओवर क्यू। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला है कि वेक्टर स्पेस दे रखा है, तो वेक्टर स्पेस क्या कह रहा है, अगर बी एफ ओवर वेक्टर स्पेस सब स्पेस की डेफिनेशन है। देखो आपके पास डब्ल्यू कोई भी सबसेट होना चाहिए किसका, बी ओवर एफ का। तो ये हमेशा क्या बनता है आपका सब स्पेस बनेगा। कब, जब वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को वो होल्ड करेगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की बात की जाए तो अल्फा और बीटा अगर दो सब स्पेस में है तो अल्फा माइनस बीटा भी लाई करना चाहिए, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी उसके अंदर लाई करना चाहिए। अगला पॉइंट है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ अ वेक्टर स्पेस। तो क्या होना चाहिए, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन उसके अंदर लाई करना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट। अगला पॉइंट है क्या, देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस। इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस होता है दो सब स्पेस का, और आर्बिट्री इंटरसेक्शन करें तो वो भी सब स्पेस होता है। यूनियन जरूरी नहीं है, तो यहाँ लिखा यूनियन जरूरी नहीं है कि वो सब स्पेस बनी जाए। 15 वाला पॉइंट है द यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज अ सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ कब वन इज कंटेन अदर, या तो W1 W2 का सबसेट हो या W2 W1 का हो तब बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि लीनियर सम के लिए क्या कंडीशन होती है, W1 प्लस W2 इसका लीनियर सम इस तरीके से डिफाइंड होता है, और लीनियर सम भी हमेशा क्या होता है, वेक्टर स्पेस बनता है। अगला डायरेक्ट सम की क्या कंडीशन होती है, डायरेक्ट सम की कंडीशन होती है कि आपके पास b इज इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 हो जाना चाहिए, और उनके बीच में इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, नल वेक्टर ओनली। क्या होना चाहिए, नल वेक्टर। अगला है क्या, लीनियर कंडीशन ऑफ वेक्टर्स। तो लीनियर कंडीशंस क्या होंगी वेक्टर्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि ये लीनियर कंडीशन होती है, किसी वेक्टर को हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्केलर्स लिख सकते हैं। अगला है कि लीनियर स्पैन क्या होता है, कि कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं क्या, लीनियर स्पैन। एलएस जो होता है वो सबसे, ध्यान रखना पूछा जा सकता है पॉइंट में वाला, कि लीनियर स्पैन जो होता है वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है किसका, बी का, जो कंटेन करता है किसके अंदर, एस के अंदर। अगला, अगर एस टी का सबसेट है तो उसका एल एस ही सबसेट होगा। एल ऑफ एस यूनिट टी एल एस प्लस एल टी होता है। एल ऑफ एस क्या होता है, एल एस होता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला। अगला है क्या कि W1 प्लस W2 को जोड़ो और उनको लीनियर स्पैन करो तो उसके बराबर आता है। लीनियरली डिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स कब होंगे, जब उनके सारे के सारे स्केलर जीरो नहीं हो। ठीक है, ध्यान रखना, नॉट ऑल जीरो। अगर सारे जीरो हो जाएंगे तो वो होता है Li। क्या होता है, Li। और एक और तरीका होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है तो वो LD हो जाएगा। अगर किसी का डिटरमिनेंट जीरो नहीं आता है तो उसको हम कहते हैं Li। ठीक है। एक और बात कि एनी फाइनाइट इनफाइनाइट सेट ऑफ Li इफ इट्स एवरी फाइनाइट सबसेट इज Li, तो Li होगा। ठीक है, यही पॉइंट देख लेना। 29 वाला ही पॉइंट इंपोर्टेंट है, 30 वाला भी है। ये सारे पॉइंट एक बार आप पढ़ लीजिएगा। 31 वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आपके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन दे रखे हो और ये सारे के सारे वेक्टर्स कैसे होंगे, तो LD होंगे। कैसे होंगे, LD। हाँ, एक बात ध्यान रखना क्या कि बेसिस से सवाल बनेगा हमेशा। बेसिस बनने के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट, पहली बात तो वो क्या होना चाहिए, एस लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और वो उस पूरे वेक्टर स्पेस को क्या कर रहा हो, स्पैन कर रहा हो, तब बनता है बेसिस, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये पॉइंट देख लेना। देखो इसमें से ये वाली थ्योरम आ सकती है, कौन सी, एग्जिस्टेंस थ्योरम,
क्या कहती है कि एवरी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर्स स्पेस हैज अ फाइनाइट बेसिस। कैसा होता है उसके पास? फाइनाइट बेसिस होता है। अब इनवेरिएंस थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है अगर कोई भी बी आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दे रखा है ओवर एफ, देन एनी टू बेसिस ऑफ बी हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरम पढ़ लीजिएगा, डायमेंशन थ्योरम पढ़ लीजिए। अगर दोनों चीज बराबर हैं तो उनकी डायमेंशन भी कैसी होगी? बराबर होगी। और एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस की बात करें तो ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 39 वाला, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। अगर डायमेंशन फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए, ध्यान रखिए डायमेंशन फॉर्मूले से सवाल बनेंगे। अगर डायरेक्ट सम की बात करें तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा? 0। तो ये बचेगा डायमेंशन ऑफ बी बराबर किसके? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 के। ये आपका होमोमॉर्फिज्म का ये लीनियर कंडीशन का ये, तो लीनियर कंडीशन होती है दिस, आपका लीनियर कॉम्बिनेशन और स्केलर मल्टीपल बाहर आ जाए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए और लीनियर मैपिंग प्रिजर्व करनी चाहिए, तो उसको हम कहेंगे कि यू बी के आइसोमॉर्फिक हो रखा है। अब एक बात पता रखना, एवरी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बी ओवर एफ इज आइसोमॉर्फिक टू द एन टाइप ऑफ एफ एन एफ। ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। अगला है एनी टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ। कब? ये अब इसकी सेम डायमेंशन होगी तब आइसोमॉर्फिक होंगे, अदर देन वो आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। लेफ्ट कोसाइड में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं? अल्फा प्लस डब्ल्यू टाइप के। और राइट कोसाइड में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट? राइट कोसाइड में एलिमेंट होते हैं किस टाइप के स्टूडेंट बताइए? ये होते हैं डब्ल्यू प्लस बीटा टाइप के। क्यूसेंट स्पेस कलेक्शन ऑफ ऑल कोसाइड्स बी बाई, इसे डब्ल्यू से नोट करते हैं। क्या पूछा जा सकता है वो भी समझ लीजिए इस पेपर से, कि अगर अल्फा प्लस डब्ल्यू करें और बीटा प्लस डब्ल्यू करें तो डब्ल्यू डब्ल्यू जोड़ेगा तो डब्ल्यू रहेगा देखो, और अल्फा प्लस बीटा, ये प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। और अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा डब्ल्यू, तो देखो अल्फा के साथ चाहे डब्ल्यू करो तो वो भी अल्फा ही रहेगा, सॉरी डब्ल्यू रहेगा, और डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू करोगे तो वो भी डब्ल्यू रहेगा। किसमें? वेक्टर स्पेस में। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है डायमेंशन बी अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है? डायमेंशन बी अपॉन डब्ल्यू होता है डायमेंशन ऑफ बी माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। लीनियर ट्रांसफॉर्म की बात करें हम लोग, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जानते हैं आप लोग स्केलर मल्टीप्लाई आपका होल्ड होना चाहिए और लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। इफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन टू देन इट इज आल्सो नोन एज आइसोमॉर्फिक। क्या कहलाता है? आइसोमॉर्फिज्म। लीनियर ऑपरेटर सब जानते हैं, डेरिवेटिव भी होता है लीनियर ऑपरेटर होता है, इंटीग्रेशन भी हमारा लीनियर ऑपरेटर होता है। जीरो ट्रांसफॉर्म क्या होती है? जो वेक्टर को हम लोग जीरो पे मैप कर देते हैं उसे हम लोग जीरो ट्रांसफॉर्म कहते हैं। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? जो मैपिंग आइडेंटिटी पे आके मैप हो जाती है उसे आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। नेगेटिव क्या होती है? जो नेगेटिव पे आके मैप कर दे उसे नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अगला पॉइंट है कि अगर यू एफ बी एफ दो आपके पास वेक्टर स्पेस दे रखे हैं और टी लीनियर है, ध्यान रखना कि जीरो वेक्टर जीरो पे जाएगा, माइनस अल्फा बाहर आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इसके बराबर होगा, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। रेंज, रेंज क्या होती है ध्यान रखो। रेंज में बहुत सारे एलिमेंट आते हैं डोमेन, रेंज में कोडोमेन के बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो रेंज में क्या होता है, देखो ये डोमेन होता है, ये आपका कोडोमेन होता है, तो यहां से इधर मैपिंग करेगा तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? रेंज। और इसकी डायमेंशन होती है उसी को कहते हैं रैंक। मतलब ये है कि डायमेंशन ऑफ रेंज को कहते हैं हम लोग क्या? रैंक। अब आगे बात करते हैं हम लोग कर्नेल के बारे में। तो जो कर्नेल होता है, कर्नेल क्या होता है? बहुत सारे डोमेन के एलिमेंट जो कोडोमेन की आइडेंटिटी पे आके मैप करते हैं, या फिर उनकी मैपिंग क्या आती है? जीरो की तरफ जाती है, उसे बोलते हैं रैंक, कर्नेल। और कर्नेल की डायमेंशन को कहते हैं हम लोग क्या? नलिटी। क्या कहते हैं? नलिटी। इस चीज को ध्यान रखना। एक बात ध्यान रखना, रेंज स्पेस जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है, तो कोडोमेन क्या होता है? बी। और जो आपका नल स्पेस होता है वो किसका सबसेट होता है? वो होता है डोमेन का। ध्यान रखिएगा इस चीज को, पेपर में काफी बार पूछा गया सवाल है ये। और अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर रेंज ऑफ टी क्या होती है? फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस के ऊपर होती है। रैंक क्या होती है? डायमेंशन ऑफ रेंज। और नलिटी क्या होती है? डायमेंशन ऑफ कर्नेल। इस चीज को ध्यान रखना। आगे पॉइंट आता है सेलेस्टर थ्योरम क्या कहती है? तो ध्यान रखना, रैंक प्लस नलिटी बराबर डायमेंशन किसकी? डोमेन की। किसकी होती है स्टूडेंट? वो डायमेंशन डोमेन की होती है। उम्मीद समझ में आ रही होगी आपको। तो ये चीजें आप लोग समझ के चलिएगा। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 18 की। तो ये कहता है कि अगर u और b आपके पास दो वेक्टर स्पेस दे रखे हैं और t1 t2 आपके पास क्या दे रखा है?
दो ऑपरेटर दे रखे हैं, तो ध्यान रखना T1 प्लस T2 अगर अल्फा ऑपरेट करोगे तो ये किसके बराबर आएगा, इस चीज के। स्केलर मल्टीप्लाई भी ध्यान रखना, स्केलर मल्टीप्लाई भी होल्ड करता है इसे, ठीक है। ये मैपिंग है, तो मैपिंग निकालना हो तो टी ऑफ अल्फा ही कहां जाएगा, बीटा ऑफ आई की तरफ। हाँ, ये भी सवाल काफी इंपोर्टेंट है, आपको लीनियर रिस्पॉन्स निकालना हो u इंटू बी का। अगर u के पास m है और उसके पास n है तो उसके पास क्या हो जाएगा, m इंटू n, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा 21 वाले को। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होगा, जो मैपिंग 1-1 भी होगी और ऑन टू भी होगी उसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टिबल। और इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो मैपिंग 1-1 भी होगी और ऑन टू भी होगी, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और टी इनवर्स किसका होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ए और बी आपकी मैट्रिक्स दे रखी है, तो ए बी बराबर अगर सी ए है तो ए कैसा होगा, इन्वर्टिबल। कब होगा, जब ए इनवर्स बराबर या तो बी होगा या फिर वो सी हो रहा होगा। अगर ए बी का इन्वर्टिबल है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिकनेस थ्योरम क्या है, सब जानते हैं किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसा होता है, यूनिक होता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जो पॉइंट नंबर 2 है वो एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा गया है, पॉइंट नंबर 2 एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा गया है। अगला पॉइंट है कि नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये दे रखा है, तो आपको पता है कि ये देख लेना। और ये सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो मैपिंग जीरो की तरफ जा जाती है उसे हम सिंगुलर कहते हैं, जो मैपिंग जीरो की तरफ नहीं जाती है उसे हम नॉन सिंगुलर कहते हैं। अगला है कि अगर आपके पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है यू एफ इंटू वेक्टर स्पेस बी एफ, टी सिंगुलर कब होगा, जब उसके पास मैपिंग कैसी होगी, 1-1 होगी, अदरवाइज इन्वर्टिबल होती है, ध्यान रखना। इन्वर्टिबल का मतलब होगा नॉन सिंगुलर। अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस के ऊपर, इज इन्वर्टिबल कब, जब वो ऑन टू होगा, कैसा होगा, ऑन टू। ये 4 पॉइंट इक्विवेलेंस है, अगर हमें इन्वर्टिबल प्रूफ करना होगा तो हम इसे सिंगुलर प्रूफ कर देंगे, सिंगुलर प्रूफ करना होगा तो ये प्रूफ कर देंगे, इसको प्रूफ करना होगा तो उसे ये प्रूफ कर देंगे हम लोग। ध्यान रखिएगा टी ऑफ बीटा टी ऑफ अल्फा ही बराबर होता है, ये चीजें देख लेना एक बार आप लोग। सिमिलर मैट्रिक्स कब होती है, जब उनके डिटरमिनेंट बराबर होंगे, और सिमिलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बराबर होता है, वो सेम फील्ड पर डिफाइंड होती है। अब बात करते हैं लीनियर फंक्शनल की, तो लीनियर फंक्शनल की कंडीशन ये होती है, जीरो फंक्शन क्या होता है, जो मैपिंग जीरो पे मैप होती है उसे जीरो फंक्शनल कहते हैं। नेगेटिव क्या होता है, जो मैपिंग नेगेटिव नंबर को मैप करती है उसे नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं हम लोग, है ना। ये आपके नल ऑपरेटर हो गए। डुअल स्पेस क्या होता है, ध्यान रखिएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल को कहते हैं हम लोग डुअल स्पेस, ठीक है। और डुअल स्पेस हमेशा एक सबस्पेस होता है। डुअल स्पेस के बेसिस किस टाइप के होते हैं, ध्यान रखना, ये कंडीशन है, अगर आई की वैल्यू जी के बराबर होगी तो 1, अगर बराबर नहीं है तो क्या आएगा, आपका 0 आएगा। इसको कहते हैं क्रॉनिकल डेल्टा, ठीक है। ये भी देख लेना एक बार, ये प्रॉपर्टी भी देख लेना एक बार, है ना। डायमेंशन ऑफ बी की निकाले चाहे डायमेंशन ऑफ बी स्टार निकाले, दोनों बराबर होती है, ध्यान रखिएगा। और ये मैपिंग बराबर नहीं होती। एनिलिटर्स, वो सारे फंक्शंस जो जीरो की तरफ मैप होते हैं उनको कहते हैं लोग एनिलिटर। तो एनिलिटर में डब्ल्यू एनिलिटर को इस तरह नोट करते हैं, तो ये 3 प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। एनिलिटर ऑफ बी जीरो होता है, ध्यान रखना, तो डबल जीरो का एनिलिटर बी स्टार होता है, और डब्ल्यू का एनिलिटर बी स्टार होता है। डायमेंशन ऑफ एनिलिटर, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू एनिलिटर बराबर किसके, डायमेंशन ऑफ बी के। अगला पॉइंट है कि अगर W W1 का सबसेट है तो डायमेंशन ऑफ W बराबर किसके होगी, डायमेंशन ऑफ W1 के। W1 बराबर W2 है तो उसके एनिलिटर बराबर होंगे, ध्यान रखना। और W स्टार है तो उसको किसके समर्पित होगा, अपने क्यूसेंट स्पेस के, किसके होगा, अपने क्यूसेंट स्पेस के। अगर मैं बात करूं एनिलिटर ऑफ एनिलिटर, तो एनिलिटर ऑफ एनिलिटर ये होता है, ध्यान रखिएगा। अगर W फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है तो एनिलिटर का भी एनिलिटर लोगे तो W ही आ जाएगा लौट के। अब हम बात करते हैं अपन इनर प्रोडक्ट स्पेस की, तो पहली कंडीशन इनर प्रोडक्ट स्पेस में योल्ड होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि अल्फा कॉमा बीटा करें तो बीटा कॉमा अल्फा करें बराबर आना चाहिए। नॉर्म निकालने के लिए कंडीशन बताई है, जिसका लेंथ 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस को कहते हैं हम यूक्लिडियन स्पेस, क्या कहते हैं, यूक्लिडियन स्पेस। कॉम्प्लेक्स में डिफाइन होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग यूनिटरी स्पेस। ये 3 से 4 रिजल्ट है, इनको देख लेना एक बार। अगर इस तरीके से लिखा है तो नॉर्म अल्फा स्क्वायर रियल पार्ट में आएगा, और अदरवाइज जैसे लिखा है माइनस में तो डबल आके ध्यान रखना। के बाहर आएगा तो मॉड ये के है, यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर के आएगा तो स्केलर बात आएगा। और ये भी रिजल्ट देख लेना आप लोग, ठीक है। ये सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला रिजल्ट है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी। ऑर्थोगोनलिटी की बात करें तो ऑर्थोगोनलिटी क्या होती है, जो दो वेक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 आ जाए। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, W पर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है, इसका लेंथ 1 आए और इनर प्रोडक्ट 0 आए तो इसे बोलते हैं ऑर्थो नॉर्मल सेट। ध्यान रखना, ऑर्थो नॉर्मल सेट हमेशा कहते होते हैं LI होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऑर्थो नॉर्मल सेट इनर प्रोडक्ट स्पेस B इज कॉल्ड कंप्लीट ऑर्थो नॉर्मल सेट। ऑर्थोगोनल बेसिस क्या होते हैं,
जो ऑर्थोनॉर्मल सेट होता है उन्हीं को हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कह देते हैं। ग्राम स्मिथ में क्या होता है? ग्राम स्मिथ में कलेक्शन ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स विच हैव मैग्नीट्यूड 1, यानी कि उनकी लेंथ 1 होती है और एक दूसरे के साथ वो कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, उन्हें बोलते हैं ग्राम स्मिथ। इसको निकालने का तरीका क्या होता है? कि निकालने का तरीका ये फॉर्मूला होता है गामा बराबर बीटा दिस, ध्यान रखना ये वेक्टर एक के साथ ऑर्थोगोनल होगा। अगला पॉइंट है बाइलिनियर फॉर्म। तो बाइलिनियर की ये कंडीशन है, आपको ध्यान रखनी है। मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म की ये होती है। रैंक ऑफ बाइलिनियर फॉर्म वही तरीके से निकालते हैं। सिमेट्रिसिटी देख लेना, इसकी सिमेट्रिक कब होता है? सिमेट्रिक में बराबर होना चाहिए। अल्फा कॉमा बीटा किसके होगा? बीटा कॉमा अल्फा के, और इसकी सिमेट्रिक माइनस टाइम के बराबर हो जाएगा। यस, इन मैट्रिक्स में देखना ध्यान से। करेक्टरिस्टिक ऑफ आइगन वैल्यू निकालनी हो, आइगन वेक्टर निकालने हो, उसके ध्यान रखना ये लैम्डा दिस, तो ax बराबर लैम्डा एक्स तरीके से निकालते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है, x कैन नॉट हैव करस्पॉन्ड मोर देन वन करेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ a, ध्यान रखिएगा। 18वां पॉइंट इंपोर्टेंट देख लेना एक बार। 19 वाला तो आपको पता ही होगा, रियल मैट्रिक्स की हमेशा रियल आती है, हर्मिशियन की ऐसी आती है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये आती है, इसकी सिमेट्रिक की ये आपको 23, 24, 25, 26 से सारे पॉइंट आपको एक बार को पढ़ लेने हैं, ध्यान दीजिएगा। एक और बात ध्यान रखना, अगर किसी भी आइगन वैल्यू निकालें और उनका डिटरमिनेंट निकालें तो आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर आता है, और सम करेंगे तो वो किसके बराबर होता है? ट्रेस के। किसके बराबर होता है? ट्रेस के। अगला है, ये सबको पता है ट्रेस किसके बराबर होगी? -a के। ये प्रॉपर्टी देख लेना, डायगोनल कब होती है? ये इसके बराबर होगी तब मैट्रिक्स कैसी होती है? डायगोनलाइजेबल। मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ लेना यहाँ से, और इसके बारे में देख लेना। 36, 37, 38 पॉइंट है। हाँ, ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, ये वाला पूरा। कौन सा वाला? 38 वाला, रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में देख लेना, इसमें पूछ लेगा आपसे सेमी डेफिनिट और डेफिनिट के बारे में। देखिए ध्यान से, अगर कोई मैट्रिक्स इस टाइप से लिखी है, ध्यान देना, तो रैंक निकालनी हो तो रैंक क्या होगी? उसकी नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स इन अ नॉर्मल फॉर्म में। इंडेक्स क्या होती है? इंडेक्स होती है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ किसमें? देखो सीधी बात है, इंडेक्स निकालना हो तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू निकाल दो, रैंक निकालनी हो तो नॉन जीरो आइगन वैल्यू निकाल दो, सिग्नेचर निकालना हो तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू, तो वो जाती है आपकी सिग्नेचर। क्या हो जाती है? सिग्नेचर। आपको एक सबसे ज्यादा पॉइंट ध्यान देना, ये वाला, ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं आपके, ये वाले पॉइंट, इन 4 पॉइंट को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। देखो पहला पॉइंट क्या है कि अगर पॉजिटिव डेफिनेट की बात करनी है तो सारी की सारी आइगन वैल्यू कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव डेफिनेट की बात करें तो कुछ जीरो हो जाए और कुछ कैसे हो जाए? नेगेटिव हो जाए। तो नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव डेफिनेट। ये 4 पॉइंट को आप पढ़ लेना तो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। थैंक यू स्टूडेंट।